हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का हिंदी ए का सेट 2 जो टर्म 2 एग्जाम के लिए आप लोग को जारी हुआ है। झारखंड बोर्ड सच यहाँ देख सकते हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका उत्तर हम लोग ढूंढते हैं और बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे यार। अगर आप वीडियो देख कर लोगे ना तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक चीज को आप समझ जाओगे। ठीक है, हिंदी में क्या यार, बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत आसान आसान प्रश्न जवाब है। तो चलिए देखते हैं। और चैनल पर जितने से विद्यार्थी पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और एक एक विद्यार्थी कम से कम यार 10 विद्यार्थियों को जरूर शेयर करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो बस चलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए और देखते हैं क्या है इसमें सवाल और उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग एक यहाँ पर अपठित बोध में यहाँ देख सकते हैं क्या दिया, एक पैसेज यानी पद्यांश दिया हुआ है, इसको लोग पढ़ लेंगे। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है। ठीक है, इसमें इसको पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका उत्तर करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्न शब्दों में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आकाश, आसमान। तो आसमान को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आसमान को हम लोग बोलते हैं क्या? आकाश बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं विश्व। ठीक है, तो विश्व का हम लोग दुनिया भी बोल सकते हैं, जगत भी बोल सकते हो। तो यहाँ दुनिया लिख दो आप। ठीक है, दुनिया लिख दो, दुनिया हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 नंबर क्या बोल रहा है, उपयुक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे। तो इसका शीर्षक मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो है जंग ना होने देंगे, क्योंकि मेन इसमें जंग ना होने देंगे पर ही जोर दिया गया है। तो यही आपका मेन शीर्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी किसके साधक है? तो दोस्तों हम सभी विश्व शांति के साधक है। आप लोग पैसेज पढ़िएगा, साफ साफ पता चल जाएगा। हम लोग शांति के साधक है, किसी से लड़ेंगे नहीं, जंग नहीं होने देंगे। अगला दोस्तों पाठ्य पुस्तक से आप लोग देखिए और क्या है इसमें प्रश्न 4 दिया हुआ है, जिसमें आपको किन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं 4 का प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, पहला, मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख कीजिए। मेघ आए दोस्तों एक कविता है, उसमें कुछ जो भी वर्णन किया है उसमें आप लोग उल्लेख करना। देखिए, मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है और तालाब में भी उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली कड़कने चमकने लगती है। तो आप सभी तो इससे अभी तो बरसात का मौसम है और ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे ना। आप समझो मेघ आ रहा है घनघोर घेर काला होके, एकदम हवाई चल रही है, तेज हवा से पेड़ झूम रहे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ खुल रही है, बंद हो रही है, लताएं डोल रही है। मतलब क्या डरावना दृश्य हो जा रहा है ना। तो बस यही चीज़ होता है, आप लोग देख सकते हो। नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में उथल पुथल होता है। आप लोग खुद की भाषा से लिख सकते हो यार। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? बताइए, कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईर्षा मतलब होता है ना जलन टाइप का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। मतलब कोयल जिस प्रकार स्वतंत्र है, पर कबीर माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर काल कोठरी में बंद है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है। कौन? कोयल। कोयल। और कभी जेल की काल कोठरी में बंद है। और कभी कहाँ बंद है? जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गायक, कोयल गाकर अपने आनंद को, ठीक है, प्रकट कर सकती है। पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। मतलब समझ रहे हो कि कोयल कितना आसान, मतलब आराम से एकदम मस्त होके आसमान में उड़ रही है, लेकिन जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी वो काल कोठरी में बंद है, वो तो रो भी नहीं सकता है। रोना भी उनके लिए गुनाह है। अगर रोएगा भी तो फिर से उसको अलग से दंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो निम्नलिखित चरित्रों को आप अपनाना चाहेंगे हम लोग, क्यों देख अपनाना चाहेंगे क्या? कि पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। बालिका मैना में क्या है? पैतृक धरोहर से प्रेम है, देश प्रेम की भावना है। दूसरा पॉइंट में निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना है, मतलब उसे भय नहीं है। और आत्म बलिदान मतलब अगर ऐसा अगर मौका मिले कि अपने देश के प्रति उसको कुछ करना पड़े तो आत्मा बलिदान भी कर सकता है, ठीक है, कर सकती है, अपना प्राणों की आहुति भी दे सकती है। वह एक साहसी तथा वाक चतुर बालिका थी। और मैंने क्या, एक साहसी और वाक चतुर, मतलब कह सकते हैं कि बातों में उसका चतुरता थी। तो इस प्रकार। और नेक्स्ट, भावुकता और तर्कशीलता। भावुक भी थी और तर्कशीलता भी थी, मतलब तर्कशील थी वो। नेक्स्ट क्या देखिए, लेखिका माधवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया है? तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उल्लेख किया है क्या? सबसे पहला, उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। उनकी माँ को क्या, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। दूसरा है, वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। तीसरा है, वे पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। अब धार्मिक महिला थी दोस्तों, पूजा पाठ करेंगी, ईश्वर में आस्था रखेंगी। ठीक है। लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी तथा वो लिखा भी करती थी। ठीक है, मतलब पढ़ी लिखी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रजभूमि के प्रतीक, आप लोग 4 का उत्तर देना था, लेकिन 5वां नंबर है। आप लोग को बस जो अच्छा लगे उसका उत्तर देना, क्या ही बात। ब्रजभूमि के प्रतीक कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो देखो क्या है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। कवि बोल रहा है क्या, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में जो बनाना है बनाए, पर ब्रजभूमि में ही बनाए, उसे ब्रजभूमि में ही रहना है। ठीक है, तो क्यों कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वो कहीं और जन्म लेना नहीं चाहते हैं। बोला आप मुझे पत्थर बना दो तो ठीक है, आप मुझे गाय भी बना दो, पंछी भी बना दो, आप मुझे ग्वाला बना दो, कुछ भी बना दो, और नहीं बना सकते तो पत्थर ही बना दो, बट प्लीज आप मुझे ब्रजभूमि का ही रहना, मतलब इस प्रकार चाहते हैं वो। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के प्रवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। तो लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इसमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थी। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। मतलब अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे छात्रावास में, ठीक है, लड़कियां रहती थी, पर फिर भी इस अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के मतलब विद्यार्थी रहने के बाद भी किसी प्रकार का भेदभाव उनमें नहीं था। सब मिलजुल कर पढ़ाई करते थे, उसमें कोई कठिनाई नहीं था पढ़ाई में। सब हिंदी में पढ़ती थी, और सब क्या हिंदी में पढ़ती थी, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में अपनी ही भाषा में बातचीत करते थे। वही उन्हें हिंदी में वो लोग पढ़ते थे और उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, बट आपस में जो लैंग्वेज था बात करने के, वो अपना अपना भाषा था जो वो लोग उसमें करता था। सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। मतलब ये कुछ था ही नहीं कि हाँ तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, इस प्रकार से। और एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए यार, प्रेम सबसे ऊपर है। देखिए क्या है, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ठीक है, इनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग को, जो कि 3 नंबर का है। तो देखो, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही उसके लिए, उसके सामने बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। अपनी इस दिनचर्या को वो नियति मानकर चले जा रही थी। मतलब सोचो कितनी मेहनत करती थी, उससे ही अपना घर का खर्चा चलाना पड़ता था। जो बूढ़ा पति था उसको देखना पड़ता था, खाना का जुगाड़ करना पड़ता था। सुबह उठकर वो माटा खाना जाता, दिन भर मिट्टी बेचती और शाम रात को घर आती। तो इसे ही अपना नियति मान लिया था, उसे उसके पास सोचने के लिए समय ही नहीं था। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे के बारे में सोचने के, बुरे और भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथावस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो देखो, कथावस्तु के आधार पर हमें उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उमा नाम की कोई लड़की रहती है दोस्तों, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, रीढ़ की हड्डी। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। समाज की जो सड़ी गली मानसिकता है, ठीक है, वो उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतनी कमा नहीं पाती थी कि जिससे वो अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। ठीक है, तो रोटियों की इस प्रकार गिनना, हिसाब लगाना, क्योंकि वो गरीब थी, ठीक है, फटेहाली की जिंदगी थी, मजबूरी थी, तो इस प्रकार से उसका इतना धन नहीं था कि आसानी से आप लोग और आराम से मौज मस्ती वाला जीवन जी सके। अगला सवाल है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखे। दोस्तों, पत्र मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि पत्र के स्पेशल वीडियो आएगा, तो चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। और ऐसे भी दोस्तों आप लोग देख लो 6 नंबर, और इसका अथवा में एक उत्तर है, तो अथवा वाला भी आप लोग लिख सकते हो, या तो 6 नंबर लिखो या फिर 7 नंबर। तो चलिए 7 नंबर वाला हम देख लेते हैं क्या है। ये है दोस्तों 5, 1 मिनट, ये अथवा वाला। चलो मैं पत्र वाला चिंता मत करो, ठीक है, पत्र वाला मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, ठीक है, अलग से स्पेशल वीडियो आएगा इसके लिए पत्र, उसमें ट्रिक भी बताया जाएगा। तो देखो मैंने इस पर लिखा है, समाज परोपकार पर लिखा है। तो परोपकार की भूमिका सबसे पहले देख लीजिए। समाज में परोपकार में से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यह ऐसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाता है। परोपकार मतलब क्या? पर का उपकार। अगर आप शत्रु की भी अच्छाई करोगे तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा ना। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से ही की जाती है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है वो अच्छा व्यक्ति होता है। जिस समाज में दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होगी वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। अर्थ क्या है देखिए परोपकार का? परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या?
पर प्लस उपकार। इसका अर्थ है होता है दूसरों का अच्छा करना और दूसरों की सहायता करना, किसी की मदद करना ही परोपकार कहा जाता है। परोपकार मतलब क्या? पर का उपकार, दूसरों का अच्छा, दूसरों की भलाई करना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इससे शांति अलग ही मिलती है, सुकून अलग ही मिलता है। आप कभी किसी का अच्छा ही भलाई करके देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियो को शेयर करके आप इतना तो भलाई कर ही सकते हो, इसमें तो पैसा नहीं लगता है। आप अपने दोस्त को शेयर करोगे तो वो भी पढ़ लेगा, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकता है, तो इतना तो जरूर कर सकते हो ना, दुआएं देगा आपको बाद में। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह पाई जाती है। अच्छा कर्म करने वालों का न यहाँ और न ही परलोक में विनाश होता है। परोपकार का महत्व देखिए, जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है कि आज तक परोपकार उसके मूल में ही काम कर रही है। परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार है। उपसंहार में देख लो लास्ट क्या है, परोपकार सहानुभूति का पर्याय है। मतलब क्या? आप परोपकार किससे कब करोगे? जब आपके मन में सहानुभूति आएगा उसके प्रति, जब उसके प्रति प्रेम उमड़ेगा, हाँ चलो भाई ये कष्ट में है या फिर इसको मुझे मदद करना चाहिए, ये सहानुभूति आपके मन में आनी चाहिए। तो परोपकार सहानुभूति का पर्याय है, यह सज्जनों की विभूति होती है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। और अंतिम सवाल दोस्तों, विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर दो मित्रों की हुई बातचीत का संबंध। आप लोग बातचीत का संबंध कुछ भी और भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब आप खुद से भी लिख सकते हो कि स्कूल से साइकिल मिलने वाला है, दो मित्र इस पर पूरा है एक्साइटेड है, उस पर लिखने बोला है बातचीत। तो देखिए मैंने लिखा है क्या, राजू बोल रहा है, अरे मोहन तुमने कुछ सुना, तुमने सुना कुछ? तो मोहन बोलता है क्या दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देना। राजू बोलता है, अरे भाई हम लोग को विद्यालय से साइकिल मिलने वाला है। मोहन बोलता है, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। राजू क्या बोलता है, हाँ अब हम लोग रोज साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मोहन बोलता है क्या, हाँ सच में बहुत मजा आएगा, अब हम लोग को पैदल नहीं आना पड़ेगा, यार पैर में दर्द हो जाता तो पैदल आके। राजू क्या बोला, सच कहा दोस्त। मोहन बोला, चलो घर चलकर सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। तो राजू बोला, हाँ चलो। तो इस पर आप लोग और बड़ा भी इसको बढ़ाकर लिख सकते हो, ठीक है। और एक था ई वाला संवाद वाला लिख सकते हो, दीपावली के त्यौहार की तैयारी करनी है तो माँ और बेटी के बीच संवाद को भी लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों आप लोग का हिंदी का सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और नेक्स्ट सेट जल्द आ जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का 3 सेट, सोशल साइंस का 3 सेट, मैथ का 2 सेट, इंग्लिश का 1 सेट, हिंदी का 2 सेट कंप्लीट हो चुका। अब बाकी जो बचा है जल्द अपलोड हो जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।